बार बिजली का बिल कितना आया है या कितना आएगा। और आजकल भी यही सूरत हाल चल रही है, क्योंकि ज़्यादा बिल आने पर अक्सर लोग उससे इनकारी भी होते हैं कि उनका दावा होता है कि उन्होंने सिर्फ ज़रूरत के तहत ही अपनी बिजली इस्तेमाल की होती है, मगर हुकाम की जानिब से अक्सर बिल के साथ कुछ ज़रूरी हिदायत दी जाती हैं जिन्हें हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि किन औकात में फ़ी यूनिट बिजली का रेट ज़्यादा हो जाता है, कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं और और एयर कंडीशन जो एसी हम लोग यूज़ करते हैं किस तरह के फ़ाहिशारी से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और बिजली का बिल यकीनन अक्सर परेशानी का बाइस भी होता है हमारे लिए, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा बाइस हो रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ती ही जा रही है और बिजली की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं और बिल कम आ ही नहीं रहा है। तो बिजली के इस्तेमाल में कौन कौन सी ऐसी एहतियात बरतने से बिजली के बिल में कमी लाई जा सकती है? क्या बिजली की बचत गर्मी के इस मौसम में भी मुमकिन बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर फ़हीम गौहर अवान है, PhD हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। आपको खुश आमदीद कहती हूँ डॉक्टर गौहर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका जो क्वेश्चन है वो आजकल बहुत ही एक चुभता हुआ क्वेश्चन है जो कि हर बंदे को टारगेट कर रहा है, ख़ास तौर पे जो मिड टायर हैं, लोअर मिड टायर हैं। लेकिन हमारे पास बीइंग इंजीनियर हम उसको इंजीनियर एक अप्रोच के साथ हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछें या मेरी इंजीनियरिंग कम्युनिटी से पूछें तो आपका बिल आपके अपने हाथ में है। अच्छा, लेकिन इस शदीद गर्मी में जहाँ पे लोड शेडिंग भी हो रही है, गर्मी भी पड़ती जा रही है, इसमें हम लोग बिल अपना कंट्रोल कर सकते हैं, बिजली की बचत हो सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं। जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि रॉकेट साइंस को कहा जाता है कि सबसे मुश्किल साइंस है, तो वो इंजीनियर ही बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप इंजीनियरिंग अप्रोच को या इंजीनियरिंग मेथडोलॉजीज़ को अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत सी चीज़ों को ऑप्टिमल यूज़ कर सकेंगे। सही, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो हमें जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो खुद बता देते हैं कि जी आपके पास लोअर मीडियोकर्स और मीडियोकर्स के लिए स्लैब्स हैं। तो वो स्लैब्स जो हैं वो 100 यूनिट्स की हैं, 200 यूनिट्स की और 300 यूनिट्स की हैं। अच्छा। अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें 300 यूनिट्स तक तो आपका बिल कंफर्टेबली एक अच्छे जोन में आ सकता है जिसको आप पे कर सकते हैं। तो आपकी अपनी पॉकेट के ऊपर है कि आप क्या अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। जनरली जो एक नॉर्मल घर है वो अगर मेरे बताए हुए तरीकों से या अच्छे तरीकों से चलता है तो 200 यूनिट के अंदर वो गुजारा कर सकता है। अच्छा। और जो एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, सिंगल एयर कंडीशनर और एक कमरे में, वो 300 यूनिट के अंदर भी गुजारा कर सकता है। अच्छा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्लैब्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। और इसके अलावा जिनके घर 3 फेज मीटर हैं उनके लिए पीक आवर और नॉन पीक आवर्स दिए गए या टाइम्ड मीटर्स हैं। ठीक है। तो कोशिश करें जितना भी अपना लोड है वो नॉन पीक आवर्स पे शिफ्ट करें। इस तरीके करनी, हैवी लोड्स हैं इस तरीके करनी ज़रूरी है। मशीन लगानी, कपड़े धोने के लिए वो भी ज़रूरी है। इस तरह के जो हैवी काम है, को मोटर लगानी है, उसको नॉन पीक आवर्स पे शिफ्ट करें। पीक आवर्स में एसी बिल्कुल ना चलाएं। अच्छा। सिर्फ 5-6 घंटे पीक आवर्स हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। 11 बजे के बाद रात को आप एसी चला सकते हैं कंफर्टेबली। ठीक है। और कैसे एसी चलाना है उसका भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कैसे एसी चलाया जा सकता है। लेकिन पीक आवर्स कहाँ, कितने से लेके कितने बजे तक होते हैं? ये शाम 6 बजे से लेके 11 बजे तक है। शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक है। ठीक है। एट टाइम ये 7 to 11 भी होते हैं। तो ये वेरी करते रहते हैं। आपके बिल के ऊपर इसकी हर इलाके के हिसाब से ये दिया होता है। ओके, ठीक है। और ये पीक आवर नॉन पीक आवर क्यों है, इसकी भी रीजन है। रीजन ये है कि डे लाइट में अमूमन हमारी जो कंजम्पशन है जनरली वो कम होती है। एग्जैक्टली। शाम के टाइम पे, ये है ही शाम का टाइम पीक आवर, उस वक्त इमीडिएटली सब पूरे पाकिस्तान जो है ना, पूरा एक कंट्री, वो इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए और ये लाइट चलाने के लिए और टीवी शो देखने के लिए और बाकी चीजें इमीडिएटली सारे ऑन कर देते हैं। तो हमारी प्रोडक्शन कम है उसके हिसाब से, तो इमीडिएटली हम वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हम डिस्करेज करते हैं, इसे डिस्करेजिंग पैरामीटर कि आप कम यूज करें, इसलिए वो टैरिफ बढ़ाते हैं। ठीक, कि आप कम यूज करें। दिन के टाइम पे हमारे पास सब सरप्लस होती है एनर्जी, उस वक्त हम उनको क्वेश्चन भी देते हैं कि आप दिन के टाइम पे यूज करें। अच्छा, इसके अलावा एक और पैरामीटर है, वो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अच्छा। हमारा जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है उसका मेजर चंक रफली कोई 50% प्लस वो हम हाइड्रो पावर से हाइड्रोकार्बन बेस्ड है। मींस पेट्रोल जलाकर, डीजल जलाकर या सुई गैस जलाकर हम यूज कर रहे हैं। अब उसकी प्राइस इंटरनेशनली लिंक है, तो वो हर महीने के एंड पे वो उसको कैलकुलेट करते हैं या क्वार्टरली और पिछले बिल के ऊपर लगा देते हैं। तो अगर आपका किसी मंथ में अगर नंबर ऑफ यूनिट्स ही कम है, ठीक है, तो वो आपको उसी हिसाब से चार्ज होगा।
सो द टिप इज कि अपना जो नंबर ऑफ यूनिट्स पर मंथ है उसको कंट्रोल में रखें। अगर आप 700-800 यूनिट गर्मी में इस्तेमाल करते हैं जून में, लेट से इस महीने में, तो इसका आपको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में भी 2 महीने बाद आएगी। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे फिर बात ये आ जाती है, सवाल ये आता है मेरे ख्याल से सबके दिमाग में होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि अब हमने इतने यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं। आपके घर में मीटर है, ठीक है, मीटर से जाके ठीक है, और आजकल तो वापडा ने या हमारे ऑपरेटर्स ने बड़ा अच्छा काम किया है, आपके बिल के ऊपर ही एक तस्वीर भेज देते हैं कि पिछले महीने कट ऑफ कहाँ पे हुआ है। ठीक है, सो यू कैन हैव एस्टिमेट, डेली बेशक ना लें, हफ्ते बाद ले लें कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अपनी प्रोफाइल राइट रखें। देखिए, इफ यू हैव टू कस्टमाइज योर पॉकेट तो आपको ये मेजर्स लेने पड़ेंगे, थोड़े से लेने पड़ेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है ना, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कि अब हम अपना बिल कम कैसे कर सकते हैं, क्या मेजर्स लें कि हम इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए जो हमने रिसेंट टाइम में मॉडर्न बिल्डिंग डिजाइन की तरफ गए हैं, हम मॉडर्न की तरफ जाना शुरू हुए, प्रॉपरली मॉडर्नाइज नहीं हुए। अच्छा, अगर हमारे दोस्त अगर कहीं बाहर मूव किए हैं तो आज के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो ग्लास के बने होते हैं, उनकी शीट्स, ताकि वो नेचुरल लाइट को एब्जॉर्ब करें, नेचुरल लाइटिंग पे रहें। हमने क्या किया, तमाम चीजों को डार्क करना शुरू कर दिया, फॉल्स सीलिंग और ब्लाइंडर्स लगा दिए। अब ना घर में खिड़कियां रही हैं ना वो चीजें रही हैं, तो ये देखिए रोशनदार नहीं है, झरोके नहीं है, हवादार नहीं है। इफ यू गो बैक टू गवर्नमेंट कॉलेज, आप उसकी बिल्डिंग देख लें, आप कोई और जो उस ईरा की बिल्डिंग देख लें, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग है, यूईटी की बिल्डिंग है, पंजाब यूनिवर्सिटी की ओल्ड बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग्स। अब टॉल बिल्डिंग से ऊपर जो कवरिंग है वो भी स्लॉन्टिंग है। तो स्लॉन्टिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि समर में सन उससे पड़ेगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके, बोथ वेज। ठीक है, तो एक साइड हमेशा डार्क रहेगी और एक साइड जो है ना वो रिफ्लेक्टिंग रहेगी। अच्छा, मोर इम्पोर्टेंटली इट शुड बी पेंटेड विद व्हाइट कलर, नॉट एनी अदर कलर। ओके, हम आप देखें छत्ते कोई व्हाइट कर ही नहीं रहा, कलर्ड। अब कलर से उसका जो कलर के अंदर जो एनर्जी होगी वो नहीं एब्जॉर्ब कर लेगा। व्हाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, टोटल रिफ्लेक्ट करता। ठीक है, तो हम कपड़े भी गर्मियों में जो मदर्स आते हैं व्हाइट पहनते हैं, लाइट कलर पहनते हैं, कपड़ों के लिए हम ये कर लेते हैं, लेकिन बिल्डिंग से लिए नहीं करते। सही, ठीक है। फिर हमने किया जी, लो प्रोफाइल घर बनाना शुरू कर दिए, 6-7 फीट पे छत रख दी। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें इंजीनियरिंग फिनोमिना है, एरोडायनामिक्स फिनोमिना है। आपके जो लेयर्स होती हैं हवा की, वो 2 होती हैं, एक ठंडी और एक गर्म। बिल्कुल, ठंडी लेयर हमेशा नीचे होगी, गर्म लेयर हमेशा ऊपर होगी, तो गर्म हवा ऊपर जाती है। अब अगर वो है ही 7 फीट तो ऊपर कहाँ जाएगी, वो एनकैप्सूल हो जाएगी। फिर हमारे दोस्तों ने आजकल फॉल सीलिंग स्टार्ट कर दी है, वो और गर्म होती है, वो थर्मोपोल की होती है, वो ऊपर छत तक जाने ही नहीं देती। अच्छा, उसके अलावा कोई रोशनदानी, कोई हवादार नहीं है, तो अंदर ही रहती है। फिर एसी को जितना मर्जी चला रहे, एसी ने कभी ट्रिप ही नहीं होना, एसी राउंड द क्लॉक चलता रहेगा, वो जो आपकी अपनी गर्मी है उसको ही इवैक्यूएट नहीं कर पाएगा। सही, ठीक है। तो अगर आपने एसी का एक ऑप्टिमल यूज करना है तो छतें कम से कम 10 फीट एंड प्लस होनी चाहिए। लेकिन जिनके ऑलरेडी अब घर बने हुए हैं इस तरह के, वो क्या कर सकते हैं? एग्जॉस्ट लगा सकते हैं, कोई ऐसा मैकेनिज्म लगा सकते हैं जिससे गर्म हवा जो है ना वो ड्रेन आउट हो जाए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज इसमें है, एरी होना चाहिए सीलिंग, फॉल सीलिंग, और नेचुरल लाइटिंग को अलाउ करें, नेचुरल हवा को अलाउ करें। कम से कम अगर पैक भी किया हो तो दिन के किसी टाइम पे नेचुरल कूलिंग दें, जो शाम के टाइम पे होती है उसको आप नेचुरल कूलिंग दें। और जो एसी है उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब एयर कंडीशनर जो है वो एक अप्लायंसेस के अंदर आता है, और अगर बाहरी टेम्परेचर 44 है, जिसके जो रिसेंटली लाहौर में रहा है 43 है, 40 ऑड है, तो अगर आप एसी 30 पे भी चलाएंगे, ठीक है, तो इट विल गिव यू वेरी गुड प्लेजेंट एनवायरनमेंट। अच्छा, हमने एसी को बड़ा मिसकंसीव किया है। हम समझते हैं एसी का मतलब है कूलिंग। दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। एसी मींस एयर कंडीशनिंग। ठीक है, हमें एयर कंडीशनिंग क्यों चाहिए? हमें चाहिए कि अगर ह्यूमिड ज्यादा है तो डीह्यूमिड कर दे, और अगर ड्राइनेस है तो इसको आप थोड़ा सा वो एयर कंडीशनिंग कर दे, इसको थोड़ा सा वेट कर दे। ठीक है, तो ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करता, ये हमारा एयर कंडीशनिंग कर रहा होता है। ओके, बिल्कुल मिसकंसीव है कि कूलिंग चाहिए। कूलिंग चाहिए तो बर्फ के कॉले रखें, कमरा सिर्फ ठंडा हो जाए हमारा। नहीं, ठंडा नहीं चाहिए होता। आप देखें कि आज मौसम बारिश हुई हुई है, कोई एसी की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है। वी हैव कूलिंग इफेक्ट, वी हैव ह्यूमिडिटी इफेक्ट। अब रिसेंटली मई में बिल्कुल वो लू चल रही होती है, हवा में नमी होती ही नहीं है, तो हम स्प्रे कर रहे होते हैं हवा के, या पंखे जो है ना वो स्प्रे वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब ग्रेडियंट जो है ना एसी का, अगर बाहर 35 है तो आप फिर 30 पे चलाने, एसी चलेगा। ओके,
एसी का काम है, जो ही उसने ह्यूमिड कंप्लीट कर लिया अपना, जो डिह्यूमिड कर लिया, उसके बाद एसी ने चॉप ऑफ हो जाना है। फिर उसने सेंस करना है कि मेरी दोबारा अब जरूरत है एयर कंडीशनिंग की, फिर वो टर्न ऑन होगा। अगर आप उसको 16 पे ले आएंगे मिनिमम, 14 पे, जो भी आपका मिनिमम है, तो वो कभी ट्रिप ही नहीं होगा।